कि यहाँ आकर प्रेमचंद मैक्सिम गोर्की की शैली इख्तियार कर लेते हैं, जहां वो क्रांति की सुगबुगाहट दिखाते हैं। कफन में क्रांति की सुगबुगाहट नहीं है, किंतु सदगति में है, और इसलिए सदगति का लेखक प्रेमचंद मैक्सिम गोर्की के नजदीक आ खड़ा होता है। ऐसी भाषा, ये सब मैं बताऊंगा आपको भी नहीं, ये सब हम करेंगे क्लास में। पांचवा, साहित्य की तुलना किसी गैर साहित्यिक व्यक्ति से भी हो सकती है। जो काम हिंदी साहित्य में प्रेमचंद कर रहे थे, वही काम उस समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी कर रहे थे। ऐसी तुलना, ये आपके हर उत्तर में एक दो तुलनाएं आती रहेंगी, तो इससे आपकी डेप्थ का पता लगेगा, गहराई का। और परीक्षक को हमेशा गहरा उत्तर अच्छा लगता है, वर्णनात्मक उत्तर बहुत अच्छा नहीं लगता है, तथ्यों से भरा उत्तर अच्छा नहीं लगता है। विश्लेषण हो गहरा, गहरी समझ हो, वो अपील करता है। तो क्या मैं मान लूं कि अब संवेदना समझ गए हैं क्या होती है? ठीक है, प्रयोग करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके साथ। दर्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए प्रेमचंद को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रेमचंद शुरुआत में गांधीवादी थे। महात्मा गांधी की स्पीच सुनकर नौकरी छोड़ के आ गए थे, आप जानते ही हैं। धीरे धीरे उनका गांधीवाद से मोह भंग हो गया। उनको लगा हृदय परिवर्तन होता तो है दुनिया में, खाली कहानियों में हो रहा है। 1930 के दशक में भारतीय इतिहास में मार्क्सवाद का प्रभाव आना शुरू भी हो गया था। आपने इतिहास पढ़ा ही है ना, आधुनिक काल पढ़ा होगा। आपको अच्छे से पता है कि क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण था, उसमें मार्क्सवाद की भूमिका नहीं थी, जो 1908, 10, 11 के आसपास था। पर क्रांतिकारी आंदोलन के जो सेकंड फेज है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब लोग थे, उसमें मार्क्सवाद का ठीक ठाक प्रभाव था। भगत सिंह कम्युनिस्ट आर्मी में थे, चंद्रशेखर आजाद पर भी प्रभाव था। वो सब तो सोशलिस्ट जो उनकी आर्मी थी उससे काम करते थे। उस समय ये प्रभाव भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पड़ने लगा था, तो प्रेमचंद पर भी पड़ा। इसलिए गोदान को पढ़ते समय, कफन को पढ़ते समय, सदगति को पढ़ते समय लगता है कि प्रेमचंद पर गांधीवाद से ज्यादा प्रभाव मार्क्सवाद का हो गया है। पर प्रेमचंद ने मार्क्सवाद को अपनाया नहीं सैद्धांतिक रूप से। तुम क्या लिखेंगे? जहां तक प्रेमचंद की विचारधारा का सवाल है, गांधीवाद के मोह भंग से मार्क्सवाद के सिद्धांतों की ओर बढ़ती हुई विचारधारा है। ऐसी भाषा लिखेंगे। कल को जब आप कुछ और रचना पढ़ेंगे, वहां बातें और स्पष्ट होंगी। जैसे अगर आप पढ़ेंगे अज्ञेय को, अज्ञेय का पूरा नाम बताइए पहले। नहीं, ये बताएंगे पूरा नाम याद नहीं कि अब तक इतने में दो कहानियां पढ़ लेते, कोई बात नहीं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अब देखिए, नाम भी याद करवाना पड़ेगा क्लास में, कितना मुश्किल है। फिर मुझे याद करवाना कैसे कबूतर होता है या कौ से होता है। तो जैसे अज्ञेय को पढ़ेंगे, अज्ञेय पर कई दर्शनों का असर है, जिसमें से एक दर्शन का नाम है माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। थोड़ा सा समझेंगे उस समय, अभी नहीं समझ में आएगा, उस समय कविता पढ़ते हुए समझ में आएगा। तो जैसे ही आप उत्तर में लिखेंगे, अज्ञेय की इस पंक्ति पर ज़ेन बुद्धिज्म का प्रभाव है, जो अपने आप में महायान बौद्ध परंपरा के माध्यमिक शून्यवाद या योगाचार विज्ञानवाद का प्रभाव है। तो परीक्षक की निगाह में आपकी उत्तर पुस्तिका का सम्मान बढ़ जाता है उससे, कि आपने लेखक को ठीक से समझा है। भाई, लेखक किसी दर्शन से प्रभावित है, आपको पता ही नहीं है, हम तो हवा में व्याख्या कर रहे हैं इसका मतलब। तो जब जब किसी लेखक ने किसी विचारधारा या दर्शन का दामन थामा हो, उसका जिक्र आपके उत्तर में आना चाहिए। ये आपको अपनी ओर से नहीं करना है, ये मैं बताऊंगा सारा पाठ्यक्रम में, तनाव मत लीजिए उस चीज का, ठीक है। अच्छा, आपको तनाव यही था कि अपने आप करना होगा। अपने आप कुछ नहीं करना, बस आना है और जाना है, बस अपने आप इतना ही करना है। इस क्लास में पूरी 100 क्लास में आते रहिए, जाते रहिए और सुनते रहिए। बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, जो यहाँ से कह रहे हैं उसी को पढ़िए बस। स्पष्ट हुआ एकदम? चलिए, अब अगर आप खेलना चाहें तो एक काम करते हैं ना, एक खेलते हैं, एक गेम खेल लेते हैं जल्दी से। तो आपको जो नोट्स मिले हैं आपने पढ़े ही होंगे, मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये कहानी बताइए, हम उसे संवेदना खेलते हैं, सब मिल के खेल लेंगे। इस खेल का नाम क्या है? संवेदना। जैसे गुल्ली डंडा होता है ना, ऐसे संवेदना खेलेंगे। बताइए कौन सी कहानी में खेलना चाह रहे हैं? कफन। देखिए, आपके नोट्स में जिनकी संवेदना विस्तार में लिखी ही है, कुछ नया तो मिलेगा नहीं। आपके नोट्स में जिस कहानी की संवेदना विस्तार में न होना, वो कर लेते हैं। जो भी गीला, चलिए गीला उठा लेते हैं। आपने गीला पढ़ ली कहानी सबने?
चलिए, तो गीला कहानी को निकाल लीजिए एक बार। किताब लाए आप लोग? बड़ा श्रम करते हैं भाई, इतनी भारी किताब लेके आ रहे हैं। आपके सामने है कहानी। चलिए, आपकी किताबों को देख के लग नहीं रहा कि इनको छुआ गया है। इन प्रश्नों को हैं पढ़ चुके हैं? कुछ पेंसिल पेन लेके नहीं पढ़ते? अच्छा, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए कितने फ्रेश पेजेस हैं आपकी किताब के। मैंने तो गीला पढ़ी तो ये तो किताब का ये हाल हो गया। कैसे आप लोग पढ़ लेते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें तो बड़े निशान लगाने पड़ते पढ़ते समय। कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं रहता, आपको याद रहता होगा इसलिए आप नहीं करते होंगे, कुछ ऐसी खास बात होगी। आपकी किताब का है? नहीं लाई है? अच्छा, ये तो लाई ही है, फिर क्या दिक्कत है। तो जल्दी से एक बार इस कहानी को एक सरसरी निगाह से देखिए, और जो मेरी जिज्ञासा आपसे है ये सोचिए कि गीला कहानी में कौन कौन सी बातें लेखक कहना चाह रहा है। देखिए, प्रतिपाद्य जो एक शब्द है ना, प्रतिपाद्य का मतलब है किस चीज का प्रतिपादन करना है। हिंदी में क्या होता है कि जब अंत में य प्रत्यय जोड़ते हैं तो आमतौर पर इसका मतलब होता है करने योग्य। जैसे एक शब्द है ज्ञेय, ज्ञान के योग्य, क्या जाना जा सकता है ना। ध्यातव्य, क्या ध्यान देने योग्य है। ज्ञातव्य, क्या जानने योग्य है। ऐसे ही प्रतिपाद्य, क्या प्रतिपादन करने के योग्य है। तो लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, इसको बोलते हैं प्रतिपाद्य या संदेश। तो इस कहानी की थीम आप सब जानते हैं। वो थीम ये है कि भाई पति पत्नी का संबंध ऐसा है कि एक समय के बाद एडजस्टमेंट ऐसी हो जाती है कि उसके बाद ठीक है, जैसा है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा स्पाउस मेरा देवता है, पति हो या पत्नी हो जो भी हो, ठीक है, मतलब ठीक चल रही है एडजस्टमेंट। ये भाव इस कहानी का है। स्पष्ट हुआ? ये तो कोई भी बता देगा। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें बताइए जो इसके अलावा कुछ और बताया गया हो। एक तो यही बताने के लिए अगर आपको एक दो पंक्तियों का उदाहरण देना हो तो कौन सी पंक्तियां कोट करना चाहेंगे, तो ये देख लीजिए। और दूसरा, क्या कुछ और भी कहने का प्रयास किया है? अगर कहा है तो क्या कहने का प्रयास किया, ये बता दीजिए। ऐसे मत देखो, कहानी की ओर देखो ध्यान से। लाई नहीं हो कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि पढ़ते समय पेंसिल या पेन का प्रयोग करना चाहिए, बताया था। हाँ, अपने आप को, अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, बाहर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ठीक। और बताइए। हाँ, बताओ ना कौन से विचार हैं। ऐसे नहीं बताना होगा, ये विचार है इन पंक्तियों में है, ऐसे। उन पंक्तियों को उठा लेंगे हम लोग, फिर खेलेंगे उनके साथ। देखिए, पहली गेम है संवेदना। संवेदना ठीक से खेलिए, खेल भावना से खेलिए, अच्छे से जुट के खेलिए, क्योंकि आज आप घर जाएंगे तो आप इस भाव से जाएंगे कि अब आप हिंदी साहित्य में किसी भी रचना पर लिख सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मतलब लेखक की क्या रुचि इस बात में होगी कि मेरे पात्र के दोस्त गंदे हैं, मैं ये प्रतिपादन करूं कहानी में। लेखक क्या संदेश देना चाहता है? ये कि नायिका के पति के दोस्त गंदे हैं, ये तो नहीं देना चाहेगा संदेश। लेखक क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संवेदना ये है, घटनाएं नहीं पूछ रहे, चरित्रों में कौन अच्छा कौन बुरा ये नहीं पूछ रहे, कहानी के माध्यम से क्या संदेश लेखक देना चाह रहा है ये पूछ रहे हैं जी। हाँ ठीक है, इसकी बात कर सकते हैं। उस पंक्ति को कोट करना है, निशान लगा लीजिए, पंक्ति पढ़ लीजिए एक बार, क्या पंक्ति है। ठीक है। संसार को ऐसे लोगों की प्रशंसा करने में मजा आता है जो औरों के हित में अपना घर भाड़ में झोंक देते हो, इस तरह का। ठीक है,
ये तो वही है कि पति पत्नी का साहचर्य इतना अच्छा है कि अब उनको तनाव नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा करते हैं, सब ठीक चल रहा है मतलब कुल मिला के। जी हाँ, ये तो एग्जाम्पल हो गया उसी बात का कि हम दोनों में एडजस्टमेंट ऐसी है कि अब हमें कोई नया पुर्जा नहीं चाहिए। अंत में जो अंत की पंक्ति है ना, हम आपस में इतना घिस चुके हैं कि अब हम ठीक फील करते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया उस बात का, पर बात तो एक ही हुई ना अब तक। हाँ, दहेज को लेकर, हाँ दहेज को लेकर समस्या बताई गई है और साथ में थोड़ा समाधान भी बताया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दो पंक्तियां, पैसों की तो कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों को शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। दहेज प्रथा का क्या समाधान बताया देखिए, महिला शिक्षा, महिला नौकरी, दहेज खत्म हो जाएगा। कितनी दूर दृष्टि लेखक की है कि दहेज की समस्या खत्म होने का एक ही तरीका है कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ और उनको नौकरी के काबिल बनाओ। इस तरह से ढूंढिए। जी हाँ बहुत बढ़िया, एकदम ठीक बात है कि लड़की कोई वस्तु नहीं है बल्कि वह भी इंसान है। तो मेरे ख्याल से अब हम शुरुआत कर सकते हैं। एक बात और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप बताएंगे, लेकिन आपने बताई नहीं। कोई बात नहीं, अभी आप एकदम नए बच्चे हैं तो समय लगेगा। 1932 की कहानी है और प्रेमचंद इस समय अपने आखिरी दौर में थे। मार्क्सवाद के सैद्धांतिक समर्थक हुए हो या ना हुए हो, उसका असर दिमाग पे आने लगा था। और मार्क्सवाद मानता है कि अमीरी और गरीबी के बीच अंतराल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो शोषण से पैदा होता है। गीला कहानी का एक वाक्य मैं पढ़ता हूं, आप बताएं उससे कुछ संकेत मिल रहा है या नहीं। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों ना नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। ऐसा जब कोई वाक्य बीच में आता है तो इससे पता लगता है कि समाज के आर्थिक अंतराल को लेकर लेखक थोड़ा सा चोट करना चाहता है, थोड़ी सी परेशानी महसूस करता है। अब करना यह कि जब भी कोई कहानी पढ़ेंगे ऐसी पंक्तियों को ध्यान से अंडरलाइन कर लेना। वैसे नोट्स में सब मिल जाएगा, आप भी खुद पढ़ना चाहें तो उन पंक्तियों को अंडरलाइन कीजिए और फिर उनके बेस पे कहानी की संवेदना लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं लिखना संवेदना, इस पर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। लिखिए, कागज पेन निकालिए और करीब 200 शब्दों के आसपास में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहली बार पॉइंट्स हम सोच लें। सबसे पहले एक छोटी सी लिख देंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि भूमिका। और इंट्रोडक्शन में आमतौर पे क्या करना है कि आप एक तो कहानी कब की है अगर पता है तो बता सकते हैं, 1932 की। 1932 सुनते ही आप समझ गए कि प्रेमचंद अपने अंतिम दौर में है और अब उनका जो रुझान है पहले का वो थोड़ा सा बदलने लगा है। ठीक है, फिर इस कहानी की खास बात यह है, इंट्रो में चाहे तो कह दे कि ये कहानी एक स्त्री द्वारा अपने और अपने पति के संबंधों को लेकर कही गई है। स्त्री की निगाह से विवाह संबंध को देखना ये इसमें एक नई पहचान है। तो स्त्री की निगाह से इसको आप दूसरा बिंदु बना लें। और इसलिए इसकी केंद्रीय संवेदना क्या है? केंद्रीय संवेदना विवाह की प्रकृति को समझना और उसमें साहचर्य किस तरह का है उस पर बात करना। विवाह संबंध, ठीक है। अच्छा, जितने मजबूत विवाह संबंध उस जमाने में होते थे क्या उतने आजकल होते हैं? आजकल नहीं होते। तो ये दुख की बात है, खुशी की बात है? खुशी की बात है कि आजकल नहीं होते मजबूत। कह रही है यस सर, खुशी की बात है। बात सही भी है। ये भी कह रही है यस सर, एकदम ठीक बात है। ऐसा माहौल हो गया। हाँ, पहले मजबूरी में टिके रहते थे, आजकल मजबूरी में टिका देते हैं। टिका देते समझ रही है इसका मतलब? ये बात सही भी है कि अगर दो लोग मजबूरी में साथ हैं तो उससे अच्छा है कि साथ ना हो। नो हस्बैंड इज बेटर देन ए बैड हस्बैंड। बुरे पति से अच्छा है कि पति ना हो, उससे बड़े पति हो।
चाय बनाओ पियो, पति का क्या होता है। ऐसे ही बुरी पत्नी होने से अच्छा है कि पत्नी ना हो, क्योंकि बुरी पत्नी जो है पत्नी होती है, पतन के कारण बन जाती है। जैसे शरीफ पति पत्ती होता है, उसकी चाय बना बना के पिए, खौलाते हैं उसको बहुत ज्यादा। ये सब मजाक की बात है, कहीं आप बाहर जाके कह दें कि नोट्स में ये भी लिखवाया गया है और एग्जाम में लिख के आया है। अब संवेदना के लिए पहली बात हमारे पास ये हो गई कि विवाह संबंध को लेकर आप आज से तुलना भी कर सकते हैं। तीसरी बात, जो अन्य संवेदनाएं हैं उनमें हम थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। एक तो अमीर गरीब वाला जो पक्ष है, एक दहेज प्रथा और उसका समाधान बताने का प्रयास भी किया है। और ये जो नंबर 3 और 4 बताया बहुत महत्वपूर्ण तरीके से है, चलते चलते जिक्र आ गया है इनका, चलते चलते जिक्र आ गया। तो इसलिए समझाते हुए कि केंद्रीय संवेदना तो वही है, लेकिन हाँ प्रेमचंद ने संकेत इन चीजों का भी कर दिया है लगे हाथ। चलिए अब लिखते कैसे उत्तर लिखा जाता है वो भी देखिए, आसान सी भाषा में लिखिए। परीक्षा में पैराग्राफ में लिखेंगे, पर मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ। परीक्षा में नंबर 1, 2, 3 नहीं करना है, पैरा चेंज करते जाइए, लिखते जाइए। पेपर 2 में लिखिए नंबर 1। नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? भूमिका, भूमिका जैसा कुछ लिखिए। गिला प्रेमचंद द्वारा 1932 में रची गई कहानी है। जो कुछ अर्थों में हिंदी कहानी परंपरा का टर्निंग पॉइंट है। अब देखिए, टर्निंग पॉइंट शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन हिंदी के उत्तरों में कुछ ऐसे शब्द लिखने की रवायत है। रवायत समझते क्या होती है? रवायत उर्दू होती है, ये रवायत का मतलब परंपरा, ट्रेडिशन। जब भी आप ऐसा शब्द लिखेंगे देवनागरी लिपि में लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। टर्निंग पॉइंट है, पूर्ण विराम। इस समय तक प्रेमचंद आदर्शवाद की दुनिया छोड़ने लगे थे। और यथार्थवाद से आंखें मिलाने लगे थे। गिला उस स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु है। गिला उस स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु है जो आज हिंदी साहित्य की मुख्य धारा बन चुका है। गिला उस स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु मतलब शुरुआत जहां से हुई थी, उस स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु है जो आज के हिंदी साहित्य में मुख्य धारा